नंबर 2, यूनिट 5, कैश बुक। एकदम सिंपल ही है, आपको आता है ये में से। देखो कैश बुक का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग देखते हैं। द कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शंस एंड सर्व्स बोथ अ सब्सिडरी एंड अ प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों होती है कैश बुक। क्यों? इट एक्ट्स एज द कैश इन बैंक अकाउंट एंड इट बैलेंस गो डायरेक्टली इनटू द ट्रायल बैलेंस, मेकिंग इट पार्ट ऑफ द लेजर एज वेल। देखो हम कैश बुक में ओरिजिनल एंट्री भी करते हैं, और उसके बाद आपको क्या अलग से कोई लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है? अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो क्या आपको अलग से कोई कैश का लेजर बनाने की नीड पड़ेगी? यस और नो? नो। क्योंकि आपका कैश बुक में ही यही फॉर्मेट में तो बनता है, टी फॉर्म जो हम लेजर का देखते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यही फॉर्मेट आपका कैश बुक का होता है, ये लेजर का होता है। तो इसलिए ये सब्सिडरी बुक भी होती है, प्रिंसिपल बुक भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको ट्रू फॉल्स के लिए याद रखना है। कैश बुक सर्व्स एज बोथ सब्सिडरी एंड अ प्रिंसिपल बुक। अब हमारी 3 काइंड्स ऑफ कैश बुक होती है, सिंपल, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कोई बताएगा मेरे को डिफरेंस क्या है? सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। सिंपल में कैश कॉलम ओनली, डबल में कैश एंड बैंक कॉलम, और ट्रिपल में कैश बैंक डिस्काउंट। ठीक है, टू सम एक्सटेंट ठीक हो आप। देखो सिंपल में तो आपने ठीक बताया कि ओनली एंड ओनली कैश कॉलम, राइट। लेकिन 2 कॉलम में आप कैश प्लस डिस्काउंट भी बना सकते हो, और कैश प्लस बैंक भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब एक कैश तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ आप डिस्काउंट का कॉलम बना रहे हो वो भी 2 कॉलम होगी, कैश प्लस बैंक बना रहे हो वो भी 2 कॉलम होगी। ठीक है, और ट्रिपल कॉलम में आपका क्या क्या आता है? कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट, तीनों चीजें आ जाती है, दैट इज अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, राइट। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल कैश बुक। ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट होता है। डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले हम कैश बुक में क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखना है मेरे को, डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं, और क्या वर्ड यूज करूं? डेबिट में टू बैलेंस रट डाउन, परफेक्ट। अब मेरे को कोई कैश में रिसीट करनी है, कुछ कैश पेमेंट मेरे को रिसीव हुई है, डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? डेबिट, क्या लिखूं डेबिट में? सपोज कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, क्या एंट्री करूं? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, राइट। सपोज 5,000 रुपीज। इसकी एंट्री बताना, कैश पेड टू वंशिका 2,000 रुपीज, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बाय वंशिका, कैश पेड टू वंशिका 2,000, यस। अब हमें इसका करना है बैलेंस। सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस था, हम ले लेते हैं इसको 3,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा? डेबिट 6,000। एंट्री किस साइड में करूं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, क्या लिखूं? बाय बैलेंस कैरी डाउन, यस। बाय बैलेंस कैरी डाउन, 6,000। ठीक है, फिर हम इसको कर देंगे टोटल 8,000, 8,000। नेक्स्ट ईयर हमें इसको वापस ओपनिंग एंट्री पास करनी है, क्या बैलेंस लिखूं? हाँ जी, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग एंट्री क्या करूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल। हर साल आपका ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज योर सिंपल कैश बुक।
एक कॉलम बनाते हैं सिर्फ कैश का। ठीक है, इसको रीड करते हैं। ओनली द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। द लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड्स रिसीट्स ऑफ कैश, लेफ्ट मतलब डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट्स मतलब क्रेडिट साइड। द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। आपके पास कैश ही नहीं है तो उससे ज्यादा पेमेंट थोड़ी ना कर सकते हो, तो हमेशा या तो ये इक्वल होंगे या फिर डेबिट ज्यादा होगा। सिंस द पेमेंट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल कैश, तो ये आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकते, कैन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, सिंगल सिंपल कॉलम कैश बुक, एक्सीड्स द डेबिट बैलेंस। क्या आपका क्रेडिट का बैलेंस डेबिट से ज्यादा हो सकता है सिंपल कैश बुक में? यस और नो? सिंपल कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस डेबिट से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कैश की पेमेंट कैश रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती। द डिफरेंस इज रिटन ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी, अभी हमने लिखा था। द टोटल्स आर देन एंटर्ड इनटू टू कॉलम्स, हमने ये टोटल्स मेंशन करे थे, ये वाले टोटल्स की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद opposite to one another, and on the debit side the balance is written to as to balance BD to show cash balance in hand in the beginning of the next period। ठीक है जी। अब आपका आता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मतलब कि आपको दो कॉलम्स बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, डेबिट बैलेंस कैन बी ग्रेटर देन क्रेडिट। ये वंशिका, डेट, यहाँ पे हम लिखेंगे या तो कैश बैलेंस, और इधर या तो आपका डिस्काउंट का कॉलम बनेगा या फिर बैंक का बनेगा। क्लियर? देन आपका डेट, फिर आपका या तो ये कैश तो बनेगा ही, इधर या तो डिस्काउंट बनेगा या फिर बैंक बनेगा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, कैश का तो आप लोगों ने बता दिया, कैश रिसीव हुआ, डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं? कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट या क्रेडिट? डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट या क्रेडिट? बताओ, डबल एंट्री याद करो, जनरल हमने पढ़ी थी। कैश रिसीव्ड, हाँ जी, कैश रिसीव्ड बताओ मेरे को, और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों बताओ। कैश रिसीव्ड किधर आएगा? कैश रिसीव्ड किधर आएगा? डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड किधर आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड जल्दी जल्दी बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, यस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम। और डिस्काउंट अलाउड ये किधर आएगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, यस, इट इज इन आवर एक्सपेंस। अच्छा, मेरे को ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, ये आपका डिस्काउंट कॉलम है, फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्काउंट कॉलम मान के चलते हैं, क्या हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे? क्या आप डिस्काउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता। बट रीजन नहीं पता, अभी बताती हूँ वंशिका। अगर सपोज डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, इस कॉलम का टोटल आ रहा है ₹5000, और डिस्काउंट रिसीट इस कॉलम का टोटल आ रहा है ₹6000, तो क्या मैं नेट ये बोलूंगी कि मेरे को ₹1000 का डिस्काउंट मिला, या फिर मेरे को अलग अलग बताना चाहिए कि हमने अलाउ इतना करा और रिसीव इतना हुआ? बताओ, अलग अलग बताना चाहिए ऑब्वियसली। अगर मैंने इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, तो एज अ लेमन, एज अ नॉर्मल पर्सन, आप क्या चीज सोचोगे कि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है ₹1000 का। हाउएवर ये सच थोड़ी ना है, ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपने डिस्काउंट अलाउ करा है 5000 का, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 6000 का, तो हमें इसे सेपरेट शो करना होता है। डिस्काउंट अलाउड हम अपने P&L में एक्सपेंस शो कर देंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम अपनी P&L में इनकम शो कर देंगे। ठीक है, तो हमें कभी भी इसको बैलेंस नहीं करना होता, बस एक मेमोरेंडम हमने ना एक एंट्रीज डिस्क्लोजर पर्पस से बना ली,
इसको हम पीएनएल में एक्सपेंस शो करेंगे, इसको पीएनएल में इनकम शो करेंगे। परफेक्ट, रीजन समझ आया सबको? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। साक्षी डन? यस। तो इसको एक बार रीड कर लो। इफ along with cash column, if along with columns to record cash receipts and cash payments, another column is added on each side to record the cash discount allowed or discount received, or another column is added on each side to record bank payments or bank receipt, it is a double column cash book। मतलब आपका कैश के बारे में साथ साथ डिस्काउंट की भी बात हो सकती है, बैंक की भी बात हो सकती है। ऑन द डेबिट साइड, इन द कैश कॉलम एक्चुअल कैश रिसीव्ड इज एंटर्ड, इन द डिस्काउंट कॉलम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज एंटर्ड। अभी आपने बताया था अलाउड वाला लिखते हैं क्योंकि एक्सपेंस है। इन द बैंक कॉलम ऑल रिसीट्स फ्रॉम बैंक आर एंटर्ड। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? कैश पेमेंट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक पेमेंट्स। कैश पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक पेमेंट्स, बैंक पेमेंट्स। ठीक है। अब आपका आता है थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक क्या होती है? बताओ फटाफट। थ्री कॉलम कैश बुक क्या होती है? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, तीनों चीजें आ जाती है जिसमें आपकी वो होती है थ्री कॉलम कैश बुक। आपकी डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, डिस्काउंट, फिर पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ठीक है। इस तरह से आपकी बनती है थ्री कॉलम कैश बुक। It is very convenient if on each side of the cash book another column is added to record cash deposited at bank on the receipt side of cash book and payment out of bank on the payment side of cash book। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज पूछती हूँ, बीआरएस के लिए हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें कैश कॉलम चाहिए होता है या फिर बैंक कॉलम चाहिए होता है? कैश कॉलम चाहिए होता है या बैंक कॉलम? यस, हमें चाहिए होता है बैंक कॉलम। फॉर राइटिंग अ थ्री कॉलम कैश बुक द फॉलोइंग पॉइंट शैल बी नोटेड। तीन चीजें आपको, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ₹3 लाख थ्रू बैंक। क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैपिटल, राइट साक्षी? बैंक में पैसे आए हैं और कैपिटल के फॉर्म में आए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, कैश इन कैश कॉलम। रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो भी होते हैं, कैश वाली कैश कॉलम में लिख देते हैं, डिस्काउंट वाली डिस्काउंट में, चेक वाली चेक में। कॉन्ट्रा एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है जी? कॉन्ट्रा एंट्री मीनिंग क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री का? जैसे कैश टू बैंक, यस, या फिर बैंक टू कैश। अगर आपने कैश डिपॉजिट करा, क्या एंट्री बनेगी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड बैंक दोनों। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड की क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू कैश, परफेक्ट, बैंक टू कैश। और कैश विड्रॉ की क्या एंट्री बनेगी? कैश टू बैंक। यस। तो आपकी क्या हो रहा है? एक साथ दो अकाउंट्स, आपके दो कॉलम्स वो हैंड पर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेजर फोलियो होता है ना, उसमें हम सी लिख देते हैं। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्रीज कैश टू और फ्रॉम बैंक आर मार्क्ड विद सी इन द लेजर फोलियो कॉलम रिक्वायरिंग फर्दर पोस्टिंग। डिसऑनर्ड चेक्स, डिसऑनर्ड चेक्स का आप क्या करोगे कैश पे? बताइए जी। डिसऑनर्ड चेक्स याद करो, बीआरएस में पढ़ा था हमने ये। कैश डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे बताओ? डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में लिखेंगे? डेबिट का मतलब क्या होता है वंशिका कैश बुक में? क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, हमारा चेक डिसऑनर हुआ है, हमने कोई चेक लगाया था और वो डिसऑनर हो गया। नहीं नहीं, हमने किसी को इश्यू नहीं करा था, हमें किसी ने इश्यू करा हुआ था और वो डिसऑनर हो गया।
हाँ, फिर होएगा आपका क्रेडिट। क्योंकि चेक डिसऑनर्ड, याद करो पासबुक में हम पढ़ते थे, पासबुक वाली चीज में, बीआरएस के केस में, कि अगर कोई चेक आपका डिसऑनर हुआ है तो बैंक आपके अकाउंट से क्रेडिट मतलब डेबिट कर देता था, डिक्रीज कर देता था। तो चेक डिसऑर्डर्ड मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज मतलब किस में जाएगा, क्रेडिट साइड में। अनपेड इशूड चेक्स, आपने कोई चेक इशू कर दिया, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, अगेन बीआरएस याद करो, चेक इशू कर चुके तो आपने अपने बैंक कॉलम में वो लेस कर दिया होगा या नहीं कर दिया होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम में लेस कर दिया होगा, यस। तो आप उसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। डेबिटेड इन द बैंक कॉलम विद द रेसिपिएंट्स नेम। इन केस अ चेक रिसीव्ड मे बी गिवन टू सम अनदर पार्टी दैट इज एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, हाँ जी वंशिका, पेमेंट नहीं हुई वो वाला बात। चेक रिसीव में बी गिवन टू सम अनदर पार्टी दैट इज एंडोर्स्ड, हमें कोई चेक मिला था, हमने एंडोर्स कर दिया, सिंपल है। जब चेक रिसीव हुआ तो उसको डेबिट कर दो, मतलब पेमेंट मान लो, ये मान लो कि आपको पेमेंट मिली है, और जब आपने एंडोर्स कर दिया तो उसको लेस कर दो। ऑन रिसीट इट मस्ट हैव बीन एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड, एंड ऑन एंडोर्समेंट द अमाउंट विल बी रिटर्न इन द बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, चेक रिसीट फ्रॉम वंशिका endorsed टू साक्षी। तो आप पता है क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक रिसीव दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वंशिका। पहले तो आपने उससे पैसे रिसीव करे, उसके बाद हाँ इफेक्टिव एंट्री साक्षी ये बनेगी, लेकिन हम पहले इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है सेम डे पे ही आपने एंडोर्स कराओ। उसके बाद आप कर दोगे साक्षी टू बैंक। तो पहले आप डेबिट करोगे बैंक को, फिर आप क्रेडिट करोगे। नेट आपकी एंट्री साक्षी टू वंशिका ही बनी है, लेकिन जरूरी नहीं है सेम ही डे पे एनरोल कराओ, तो हम पहले डेबिट करते हैं फिर क्रेडिट करते हैं। ये चीज समझ आई या नहीं आई, यस और नो? यस, डन। अब इसकी पढ़ लो बैलेंसिंग कैसे करेंगे। द डिस्काउंट कॉलम्स आर टोटल्ड बट नॉट बैलेंस्ड, अभी बताया था हम इनको कभी भी बैलेंस नहीं करते। द कैश एंड बैंक कॉलम आर बैलेंस, उनको बैलेंस करते हैं, हम बताते हैं कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। इट इज पॉसिबल दैट द बैंक में अलाउ द फर्म टू विड्रॉ मोर देन द अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज हैवन ओवरड्राफ्ट। जब आप बैंक कॉलम बना रहे होते हो ना, बैंक कॉलम के केस में आपका कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी आता है। बीआरएस में हम देखते थे ना, कभी कभी आपको नेगेटिव बैलेंस दिया होता था, दैट इज अ बैंक ओडी, यस बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट रीड करो। इन सच अ केस द डिफरेंस इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड as two balance carried down, then the totals are written on opposite side and the balance is then entered on the credit side as balance brought down। अगर आपका ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट को मैं डेबिट बैलेंस बोलूंगी या क्रेडिट बैलेंस बोलूंगी? ये सिंगल कॉलम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो ये हमेशा डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में पॉसिबल है। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को मैं बोलूंगी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये चीज चाहे अपने पास ना नोट कर लेना कि सिंगल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस नॉट पॉसिबल, बिकॉज कैश पेमेंट्स कैन नॉट एक्सीड कैश रिसीव्स। लेकिन इन डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज पॉसिबल। क्लियर, यहां तक डन, कट आउट। ठीक है जी। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होती है? छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स, यस छोटे छोटे, कोई एग्जांपल्स दो। लिटिल एक्सपेंसेस, ये कभी की होने वैसे, या कभी की होना, क्या बोल रहे साक्षी, ये समझ नहीं आया। मिस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे कि
यस, आपने एग्जांपल दिया, टी का एक्सपेंस, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, यस, रिफ्रेशमेंट, एटसेट्रा। ये होते हैं आपके छोटे मोटे खर्चे। पता है, इसके लिए आपका एक पेटी कैश बुक हम मेंटेन कर सकते हैं इन छोटे मोटे खर्चों के लिए। दो रीजन होते हैं इसको मेंटेन करने के। अगर कोई आपसे पूछे ना कि हम पेटी कैश बुक मेंटेन क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल कैश बुक मेंटेन कर तो रहे थे, तो आप दो रीजंस बोलोगे। इसके मेन दो रीजंस होते हैं। एक तो आपका कंट्रोल रहता है पेटी कैश बुक पे। ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको लगता है कि यार पैसे तो आए पर कहाँ गए पता नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है वो पता नहीं लग रहा। उसके केस में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करने के लिए हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर हमें पता रहता है कि हमारा पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। छोटी मोटी चीजों में ना हिसाब नहीं रहता। नहीं तो दूसरी चीज आपका क्या होता है, बर्डन रिड्यूस करने के लिए जो चीफ अकाउंटेंट है, भाई ऐसा नहीं होता कि कोई पढ़ा इतना पढ़े लिखे होता है अकाउंटेंट भी, ऐसा नहीं होता कि आपने 12th पास करी और अकाउंटेंट बन गए। या आप नॉर्मल लोकल फर्म्स के बन सकते हो, लेकिन बड़ी कंपनीज हैं, इतने एडुकेटेड उनके अकाउंटेंट्स होते हैं, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, और वो एंट्री कर रहे हैं टू टी एक्सपेंस 20 रुपीज। क्या अच्छा लगेगा? कितना टाइम से वेस्ट हो जाएगा उसका, कितना उस पर एक्स्ट्रा का बर्डन आएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैशियर रख देते हैं, पेटी कैश अकाउंटेंट। वो क्या करता है, इन सारे छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेटी कैश बुक मेंटेन करनी होती है। अब इसमें ना आपका एक सिस्टम होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम पता है क्या होता है? जैसे इमेजिन करके चलो, आपकी मम्मी ने ना आपको 500 रुपीज दिए। उन्होंने बोला कि ना, हाँ बिगनिंग में 500 रुपीज दे दिए। उन्होंने बोला कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोचिंग जाते हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। आपको उन्होंने बोला कि इसमें से आप खर्चा कर लो, जो खर्चा है बस मेरे को घर आके बता देना, एक रिकॉर्ड दे देना, एक स्टेटमेंट दे देना, और मैं आपको वो वापस पैसे दे दूंगी। आपने बोला इस 500 में से ₹100 का आपका कन्वेंस लग गया, ₹50 का आपने कुछ छोटे मोटे आइटम खा लिया। जैसे पापा बिल मांगते हैं, हाँ बिल्कुल साक्षी वही वाला बिल, और आप कहते हो बिल गुम हो गया, है ना। तो ये आपके बचे ₹3T। उन्होंने बोला पैसे कम हो गए, तो आपको दोबारा से ₹150 रिम्बर्स कर देंगे, और आपके पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 500, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं ना, उन्होंने करा और आपको वापस मिल गए, दैट इज रिइंबर्समेंट। एंड अगेन आपके पास फिर से ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अ इम्प्रेस सिस्टम। रीड करो इसको। In a business, a number of small payments, such as for conveyance, taxi fare, cartage, etc., have to be made. If all these payments are recorded in the cash book, it will become unnecessarily heavy. Therefore, it is usual for firms to appoint a person as petty cashier to enter entrust tasks for making small payments, say below a definite amount to him. Later on, he will be reimbursed for the payments made and respective amount may be debited. Impress system पढ़ लो। It is convenient to entrust a definite sum of money to the petty cashier in the beginning of a period and to reimburse him for making payments at the end of the period. Such a payment is known as impress system of petty cash. Thus, he will again have the fixed amount, that is ₹500 हमारे एग्जाम्पल में था, in the beginning of new period. Advantages इसके क्या है? Savings of time, savings in labor and control over small payments. बताओ जी, कैश बुक में कोई डाउट? एकदम छोटी सी यूनिट थी ये तो, बच्चों जैसी एकदम। क्लियर? डन। ठीक है, इसके ना क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, मैं आपको इसकी ट्रू फॉल्स करा देती हूँ। हम्म, 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 हम्म। पहला, हमारी नोट्स की फर्स्ट लाइन थी, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ट्रू और फॉल्स? आपके दो कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। फॉल्स नॉट नेसेसरी ट्रू, डिसाइड कर लो। यस वंशिका, फॉल्स।
इसलिए वो लाइन आपकी मेंशन करी थी। जरूरी नहीं होता, नॉट नेसेसरी, कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। यहाँ पे पता है आप जल्दी जल्दी में ना कंफ्यूज हो जाओगे। आप पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ हाँ दो की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर नहीं पता चलता ट्रू करके आते बिल्कुल, तो इसलिए ये मिसलेनियस चैप्टर्स करने भी जरूरी होते हैं। 2 मार्क्स सेव हो गए यहाँ पे आपके। 2 कॉलम में आपका कैश एंड बैंक भी हो सकता है, कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। कभी बैलेंस नहीं करते, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस, हम बैलेंस नहीं करते, सिर्फ इनके टोटल को रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इज पास इन 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में आप कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हो, क्या हम सिंगल वाली में कर सकते हैं? बताओ। 2 में भी कर सकते हैं साक्षी, 2 में भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री इज पास इन 2 कॉलम कैश बुक, आप ट्रू लिख के और उसके सामने लॉजिक लिख कर आओगे कि कॉन्ट्रा एंट्री कैन बी पास इन 2 कॉलम कैश बुक एज वेल एज 3 कॉलम कैश बुक, बट इट कैनॉट बी पास इन सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ साक्षी, बट नॉट नेसेसरी, तो वही चीज आप ट्रू करके मेंशन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड इट इज इन ओवरड्राफ्ट। बताओ, ट्रू और फॉल्स? Yes, it is a true. Credit balance is overdraft. A cash book records cash transaction as well as credit transactions. क्या कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आती हैं? नो, इट इज अ false. आप इसमें लिखोगे false. कैश बुक रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। क्या आपका ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है बुक्स में? फोर्स। आप लिखोगे नो, फोर्स ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन। ठीक है। एमसीक्यूज देख लो। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर्स व्हेन पेइंग देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड वाला कौन सा होता है, अलाउड या रिसीव्ड? अलाउड। यस, तो एबीसी कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ, एबीसी कौन सा होगा? बी। यस। कैश बुक इज द टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ फंड्स। हम्म। यस, इट इज ए। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक बट ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ये होती तो एक काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक है, लेकिन हम इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। आप वैसे तो देखो, जनरल तो है नहीं है, जर्नल एंट्रीज तो नहीं कर रहे आप। कर तो आप क्या रहे हो, एक बुक मेंटेन कर रहे हो, तो हम सब्सिडरी बुक्स में पढ़ा था। लेकिन हम इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहीं पे अकाउंट करते हो और यही आपका लेजर पोस्टिंग भी हो जाती है, सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। इनमें से कौन सा 3 कॉलम कैश बुक में नहीं आता? ए, बी या सी? यस, पेटी कैश। सी। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्रीज हम कब पास करते हैं? तेजस आप भी आंसर करो। कॉन्ट्रा एंट्रीज कब पास होती हैं? डबल कॉलम, 3 कॉलम, सिंपल? डबल डबल बी। देखो इसमें ना थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग करा है। डबल कॉलम कैश बुक में भी हम कर सकते हैं, ट्रिपल कॉलम में भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही साक्षी। अगर आपके पास ऑप्शन दोनों है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि डबल कॉलम में वो डिस्काउंट वाले की बात कर रहा हो। क्योंकि देखो, डबल कॉलम में तो फिर भी कंफ्यूजन है कि क्या पता कैश और डिस्काउंट हो। लेकिन ट्रिपल कॉलम में तो कंफर्म है ना तीनों होंगे, तो हम इसमें करेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, जहां पे से कंफ्यूजन हो तो बी तो पक्का पक्का है, ये तो होगा ही होगा, तो हम बी करें। फिफ्थ, द कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। Yes. C. Cash receipts and payments. The balance in the petty cash book is expense, profit or asset. Balance in petty cash book is an asset. आपका चाहे petty cash book का हो चाहे नॉर्मल कैश बुक का हो, बैलेंस तो कैश का है ना, तो दैट इज एन asset.
If Ram has sold goods for cash, the entry will be recorded. Ram has sold goods for cash in the cash book. अगर sold goods for credit होता तो कहां पे एंट्री होती? क्रेडिट पे सेल्स करिए, कहां पे एंट्री डालते? यस, इन द सेल्स बुक। ठीक है। अब जैसे आपके थ्योरी के क्वेश्चन है, कैश बुक और सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों होती हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। वेरियस काइंड्स ऑफ कैश बुक पढ़ ली हमने, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। एडवांटेजेस ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक, आपका बाइफिकेशन हो जाएगा, इजी टू ट्रेस एरर्स हो जाएगा। इनको बेसिक रीडिंग ले लेना और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना, हो जाएंगे कैश बुक के क्वेश्चंस। ठीक है जी। तेजस, आपने ना लेट ज्वाइन करा था तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना स्टार्टिंग वाली वीडियो को। रीजन में कुछ थ्योरी के पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए ना मैंने अपने नोट्स की जगह सारांश यूज करा है। आप लोगों ने पढ़ा है, ये आईसीआई का मटेरियल है सारांश, किसी ने रेफर करा है पहले? नो। सारांश ना आईसीआई का काफी अच्छा मटेरियल है, आपको साइट पे ही मिल जाएगा। रेफर नहीं किया कोई बात नहीं। इसमें आपके ना पूरा समराइज फॉर्म में होता है नोट्स। मतलब आपको वैसे तो अपने नोट्स रेफर करने हैं, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, लास्ट में कोई बहुत ही लेंथी चैप्टर है, आपका रह रहा है, या फिर आपको टाइम नहीं लग रहा करने का, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है ये। तब आप इसमें से फटाफट समरी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, बिल्कुल समराइज फॉर्म में इसमें आपको करने अपने ही नोट्स रेफर है, लेकिन अगर कोई चैप्टर नहीं हो रहा, बिल्कुल लास्ट में रह गया, तो इसको रेफर करना। आईसीआई की साइट पे मिल जाता है। ठीक है। अब आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मेरे को बताओगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग क्या होता है? एरर्स को ठीक करना। ये साक्षी, एरर्स कैसे हो सकते हैं आपके? क्या तो हमने 5 यूनिट पढ़ी, होमवर्क करा नहीं तो हमें आया नहीं, हमने जनरल एंट्री गलत कर दी और एरर आ गया, है ना? तो हमें इसको करना पड़ेगा रेक्टिफाई। अगर देखो, या तो आप 5 यूनिट अच्छे से पढ़ लो, पर गलती आएगी नहीं। 5 नहीं पढ़ोगे तो छठी में आपको रेक्टिफिकेशन सीखना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही 5 ही अच्छे से पढ़ लो। रेक्टिफाई करना है आपको। ठीक है। हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। मेरे को कुछ एग्जांपल्स दोगे, एरर्स किस टाइप के हो सकते हैं? नाम नहीं चाहिए मेरे को, बस एग्जांपल्स चाहिए नॉर्मल। जर्नल एंट्री रॉन्ग कर दी, आप रेक्टिफाई कर देना। अच्छा जी। डबल साइडेड, यस। डबल साइडेड कैसे हो सकते हैं? इनकरेक्ट अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, डेबिट लिखना था क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग नेम, और भूल गए कोई एंट्री, या फिर परचेज ऑफ एसेट को एक्सपेंस मान लिया। हाँ जी, तेजस को एंट्री करने जा रहा था, बीच में उसका फोन बजा और वो एंट्री ओमिट हो गई। ओमिशन, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। ठीक है। कैश पेड टू सोहन को कैश पेड टू मोहन, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट। एसेट परचेज करा था, उसको परचेजेस में शो कर दिया, परफेक्ट। रॉन्ग बैलेंसिंग, यस। तो ये सब आपके होते हैं एरर्स। इनमें से कुछ एरर्स तो ऐसे होंगे जो करने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, और कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। जैसे कल याद है हमने ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस करे थे, तो आपको मैच वाला ट्रायल बैलेंस दे रखा था, स्टिल उसमें कितनी सारी गलतियां थी, टोटल मैच हो रहा था लेकिन मिस्टेक्स थी, तो ऑब्वियसली आपको रेक्टिफाई तो करनी ही पड़ेगी ना। तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये नहीं होता कि रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। एरर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, और कौन से होते हैं? यस, ओमिशन और कमीशन
लास्ट वन इज क्लेरिकल, तो कोई भी हो सकता है। कंपनसेटिंग एरर्स। यस। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, कौन बताएगा? मीनिंग और एग्जांपल बताओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल। पूरी जर्नल एंट्री गलत कर दी। हाँ देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल पता है कब होता है? आपको काउंटिंग ही नहीं आती। जैसे ये वाला होता है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे होता है, ये साक्षी। जैसे ये वाला था, एसेट टू परचेजेस, आपको डिफरेंस ही नहीं पता। अकाउंटेंट है, उसने सोचा कोई भी चीज परचेज करिए, उसको हम परचेज टू बैंक लिखते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए परचेजेस मतलब क्या होता है, गुड्स परचेज करना। आपने कोई एसेट परचेज करा है, प्रेस एसेट परचेज को परचेजेस में थोड़ी ना शो करते हो, एसेट टू बैंक करते हो। तो दैट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती, आपने जर्नल एंट्री ही गलत कर दी। ये चीज याद रखना। एरर ऑफ प्रिंसिपल जर्नल एंट्री के लेवल पे होता है। जर्नल एंट्री ठीक हुई है मतलब आपको अकाउंट्स तो ठीक पता थे ना। तो जर्नल एंट्री के लेवल पे जो होता है दैट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सब समझे? प्रिंसिपल जो थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डबल एंट्री, वो ही गलत कर दिया आपने। आपको ये ही नहीं पता था कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। प्रिंसिपल वाला एरर समझ आया या नहीं आया? यस और नो? हाँ जी। एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस साक्षी, बाकी लोग? वंशिका, तेजस, एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ आया? यस। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यस। ओमिशंस मींस कुछ लिखना भूल गए, जैसे कैश पेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना भूल गए। यस वंशिका। पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट एंड पार्शियल, पार्शियल में वन साइडेड। पार्शियल पता है कब होता है? जैसे कि आप एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग के भरोसे जा रहे हो, आप आधा पढ़ के गए हो, आपको एक साइड तो पता है कहाँ पे एंट्री होगी, दूसरा आपने सोचा कोई बात नहीं स्टेप मार्किंग से काम चला लेंगे, आपको पता ही नहीं एंट्री कहाँ होगी, या भूल गया आप एंट्री करना। ठीक है। पार्टनरशिप में होता है, कहीं पे आप ना आधा आधा कर गए, आधा भूल गए, छोड़ दिया, तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। जैसे सपोज आपने सेल्स करी, कैश सेल्स करी, आपकी एंट्री होनी थी बैंक डेबिट टू सेल्स, आपको ये तो पता था। दूसरा आईसीआई वाला बता देगा रिजल्ट के दिन, हाँ आईसीआई बहुत अच्छे से बता देगा साक्षी। ठीक है, आपको ये तो पता था पैसे आए हैं, बैंक को डेबिट कर दो। क्रेडिट आपको समझ ही नहीं आया, कस्टमर का नाम करूं, सेल्स लिखूं, क्या लिखूं, आपको नहीं पता था। आप भूल गए लिखना, आधी एंट्री कर दी थी, बीच में आपको याद आ गया और लंच ब्रेक हो गया, चलता है, ये एंट्री रहेगी, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो आपको इसको बोलते हो एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल। कमीशन। और दूसरा क्या होता है कंप्लीट, पूरी की पूरी एंट्री उड़ा दी, ना बैंक में एंट्री करी ना सेल्स में एंट्री करी, दोनों ही चीजें रहेगी आपकी। तो दैट इज अ कंप्लीट मिशन। एक चीज बताओ, सोच के बताना, अगर कोई एंट्री कंप्लीटली ओमिट होगी, क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यस। ना डेबिट करा ना क्रेडिट करा, आपका अकाउंट मैच करेगा। यस वंशिका, कल बताया था। लेकिन अगर आपने हाफ एंट्री कर दी, हाफ नहीं करी, तो मैच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने या तो डेबिट करा या क्रेडिट करा, दूसरा अकाउंट तो आपने कुछ भी एंट्री करी ही नहीं है। ठीक है, दैट इज एन एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। नहीं पता? अमाउंट एरर्स, रॉन्ग अकाउंट अमाउंट साइड। यस, रॉन्ग अकाउंट अमाउंट साइड। आपका रॉन्ग अमाउंट लिख दिया आपने। रॉन्ग अमाउंट मतलब कि आपको अमाउंट लिखना था 5034, आपने लिख दिया 5304। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट मतलब आपको पैसे मिले थे एक्स से, आपको एंट्री करनी चाहिए थी बैंक टू एक्स, आपने एंट्री क्या कर दी, बैंक टू वाई।
यस, मोहन करना था सोहन कर दिया, यस वंशिका। तो ये होगा आपका रॉन्ग अकाउंट, या फिर पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। आपको करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, दैट इज एन एरर ऑफ कमीशन। तीनों में डिफरेंस समझो। प्रिंसिपल का मीनिंग था आपकी अकाउंटिंग करने का तरीका ही गलत है, आपने बेसिक जर्नल एंट्री ही गलत करी है, दैट इज प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब एंट्री आधी करना भूल गए या पूरी की पूरी करना ही भूल गए। कमीशन मतलब अमाउंट गलत है, अकाउंट गलत है, बैलेंसिंग गलत है, टोटल्स गलत है, दैट इज कमीशन। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग क्या होता है? कंप ऑफ कर दिया। हाँ जी। कंपनसेटिंग एरर का कोई एग्जांपल बताओ मेरे को, मतलब जिनका इफेक्ट नलीफाई हो गया। यस, नलीफाई, कोई एग्जांपल बताओ मेरे को कंपनसेटिंग एरर का। ट्रायल बैलेंस रॉन्गली टोटल्ड, और नहीं, टोटल तो आपका कमीशन में आ जाएगा। कंपनसेटिंग का ना, जैसे एग्जांपल बताते हो आपको। आपने क्या करा, दो एंट्रीज थी। फर्नीचर परचेस्ड 4 रुपीज 4,000। ठीक है। नहीं, कैश पेड टू रीता ट्रीटेड एज कैश पेड टू गीता, कमीशन है ये वंशिका, कमीशन का एरर है। फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 4,000, और हो जाएगा आपका। पोस्ट करते वक्त रॉन्ग अमाउंट किया तो कंपनसेटिंग होगा या कमीशन होगा? पोस्ट करते वक्त रॉन्ग अमाउंट किया, डिपेंड्स। अभी देखते हैं कि उसको कंपनसेट कैसे करेगा। सैलरी पेड ऑफ रुपीज 3,000। ठीक है। अब आपकी पहली एंट्री बताओ, फर्नीचर के केस में होनी चाहिए, फर्नीचर टू बैंक 4,000। और दूसरी एंट्री होनी चाहिए आपकी सैलरी पेड, सैलरी टू बैंक 3,000। ठीक है। आपने पता है क्या एंट्री कर दी, गलती से फर्नीचर के अकाउंट में, फर्नीचर वाले अकाउंट में भी आपने शो कर दिया 400, 400 शो कर दिया, मतलब कि 3,600 का बैलेंस कम शो कर रखा है ना। और सैलरी के अकाउंट में आपने ज्यादा शो कर दिया, आउट ऑफ नो वेयर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, 6,600। आपको शो करना था 3,000, आपने लिख दिया 6,600। तो आपने एक बारी तो डेबिट ज्यादा कर दिया 3,600, और एक बारी डेबिट कम कर दिया 3,600। तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि आपने एक बारी डेबिट वाला ही कोई अमाउंट 3,600 से कम लिखा, और डेबिट वाला ही एक अमाउंट आपने 3,600 से ज्यादा लिखा। अब एंट्रीज दोनों गलत है, इफेक्ट नलीफाई हो गया। इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इनको बोलना है कंपनसेटिंग एरर्स, जहां दो चीजों का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। एक जगह गलती करी और सिमिलर अमाउंट की गलती आपने दूसरी साइड कर दी, दैट इज अ कंपनसेटिंग एरर। अब क्वेश्चन आते हैं इनको करेक्ट कैसे करें। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हो, एग्जाम्पल सेल्स अंडरकास्ट बाय रुपीज 1,000, चीज को समझते जाना। सेल्स अंडरकास्ट बाय रुपीज 1,000, तो इसका मतलब क्या, आपकी सेल्स 1,000 रुपीज से कम शो हो रही थी, राइट। सेल्स 1,000 से कम शो हो रही थी, तो हम क्या करेंगे इस केस में, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना वंशिका, क्या करेंगे?
हाँ जी। सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आपको कोई जर्नल एंट्री पास करने की नीड नहीं है ना। एक ही साइड का इफेक्ट तो खराब है ना। आपने कैश या बैंक या जो भी आपका डेटर था उसको तो ठीक ही कर रखा है, तो आपको सेल्स को चेंज करना है बस। तो आप सेल्स को क्रेडिट कर दोगे 10,000 से। और अगर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप एंट्री कर दोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डन। ये चीज समझ आई। आप करेक्शन विद सस्पेंस अकाउंट भी कर सकते हो, विदाउट सस्पेंस अकाउंट भी कर सकते हो। जहां पे आपके दोनों साइड पे डिफरेंस आ रहा है ना, बाय टोटल शॉर्ट करके साक्षी, हाँ, जहां पे आपका दोनों साइड पे इफेक्ट आ रहा है वहां तो आप जनरल एंट्री कर दोगे। जैसे कि आपने बोला फर्नीचर परचेज्ड शोन एज परचेजेस। यहाँ पे तो दो अकाउंट पे फर्क आ गया ना आपका। फर्नीचर आपने शो नहीं करा, परचेजेस आपने डेबिट कर दी। क्या एंट्री करेंगे इसकी? फर्नीचर परचेज शोन एज परचेजेस। यस, फर्नीचर टू परचेजेस। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर टू परचेजेस। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दो। परचेजेस जो डेबिट होनी नहीं चाहिए थी वो आपने डेबिट कर दी, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ तो आपकी जनरल एंट्री होगी, चाहे सस्पेंस अकाउंट वाले बेस से करो चाहे विदाउट सस्पेंस अकाउंट से, दोनों में सेम हो। लेकिन जहां पे सिंगल इफेक्ट आ रहा होता है वहां पे विदाउट सस्पेंस अकाउंट में सिर्फ उसको चेंज कर देता है, विद सस्पेंस अकाउंट में ये एंट्री पास कर देते हैं। क्लियर? जल्दी से बताओ, यस और नो। एक आपका केस होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आपने पता है क्या करा था? 31 मार्च आ गया था। आपने बहुत ट्राई करा, आपको ना डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा। आपने सब कुछ लगा लिया लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा, तो आपने वो बैलेंस सस्पेंस में डाल के छोड़ दिया। ठीक है, बैलेंस शीट बन गई। उसके बाद आपको कोई अमाउंट पता चल रहा है कि अच्छा अच्छा ये गलती हो गई थी, अप्रैल में मई में जाके पता चला। अब आपको वो करेक्ट करना है, राइट? अब अगर आप वो अमाउंट करेक्ट कर रहे हो, इसको ना हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। ये वर्ड आप इंटरमीडिएट में जाके पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आता है। प्रायर पीरियड आइटम का मीनिंग क्या होता है? पिछले साल कुछ गलती हो गई थी, पिछले साल कुछ एरर हो गया था और उसका आगे के किसी साल में जाके करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसको हम यस साक्षी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से ठीक करते हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूं, जैसे यही वाला केस था, सेल्स अंडर कास्ट बाय ₹1000। अगर ये सेल्स आपकी 2022-23 की अंडरकास्ट थी, मेरे को नेक्स्ट ईयर में जाके 2023-24 में जाके पता चला कि सेल्स अंडरकास्ट है। अगर मैं उस साल में सेल्स को क्रेडिट कर दूंगी तो क्या यहाँ की सेल्स इंक्रीज नहीं हो जाएगी? बट क्या एक्चुअल में वो 2023-24 की सेल्स है? नहीं, वो तो इस साल की सेल्स थी। तो हम इसको किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, इसका दोबारा से कंसेप्ट समझ लो। अगर मैंने जैसे आपको उसी साल में एरर पता चल गया, तो आपने सेल्स अंडरकास्ट को सेल्स में क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उस साल की सेल्स है उसी में क्रेडिट कर दिया। लेकिन 2022-23 की सेल्स जो आपको नहीं पता थी कि अंडरकास्ट है, आपको 2023-24 में आगे पता चली और आपने वहां पे आके ठीक कर दिया, तो भाई आपने तो 2023-24 की सेल्स बढ़ा दी ना। लेकिन वो 2023-24 की सेल्स थोड़ी ना है, वो तो 22-23 की सेल्स थी। तो हम उसको सेल्स में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? 2023-24 का नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, जो प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद अब प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से एडजस्टमेंट्स करोगे, देन आपका फाइनल प्रॉफिट निकलेगा। तो आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करते हो अपने पीएनएल में। जब हम AS5 पढ़ते हैं तब भी हम ये चीज पढ़ते हैं कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर प्रायर पीरियड आइटम्स को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है। आपको ये बताना होता है कि ये जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है ये करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का है। ये चीज समझ आई या नहीं आई?
यस और नो? अगर नहीं आई तो बता देना, दोबारा रिपीट कर दूंगी। अगर समझ आई तो बताओ। यस। ठीक है। डन। परफेक्ट। अच्छा जी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹3,000 omitted टू बी रिकॉर्डेड। फर्नीचर परचेज करा आपने 3,000 का, omitted टू बी रिकॉर्डेड। क्या इस ट्रांजेक्शन का आपके P&L अकाउंट पे कोई इफेक्ट आता है? नो साक्षी। परफेक्ट। आपको P&L अकाउंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता, तो हम फर्नीचर टू कैश अब रिकॉर्ड करेंगे। अब तो नॉर्मल, इसकी तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो जाएगी फर्नीचर टू कैश। हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे आता है। नॉमिनल अकाउंट मींस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इनका इफेक्ट आपके P&L पे आता है, तो हम उसको P&L एडजस्टमेंट से एडजस्ट करते हैं। जो नॉर्मल आपकी ट्रांजेक्शन है उसको आप एक्स्ट्रा से रिकॉर्ड कर लेते हो, P&L पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये चीज क्लियर हुई? डन। ठीक है। इसके ना हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give necessary entries to correct them. एक एक करके बताते हैं। 500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchases account. फर्नीचर परचेज करा था, चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी? सब बताओ। यस, फर्नीचर टू परचेज। ये एंट्री पता है बनी कैसे? आपको एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर टू बैंक, आपने एंट्री कर दी परचेजेस टू बैंक। ठीक है, ये तो आपका होना ही था क्रेडिट, ठीक हुआ है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं करा, तो फर्नीचर को आप डेबिट कर दो। और क्रेडिट क्या होना चाहिए था आपका? परचेजेस, क्योंकि आपने उसको अननेसेसरी डेबिट कर दिया था, तो उसको अब कर दो क्रेडिट टू परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री बताओ। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 50। रिपेयर्स डेबिट होने चाहिए थे, आपने बिल्डिंग में कर दिया। मशीनरी नहीं वंशिका, बिल्डिंग। रिपेयर्स टू बिल्डिंग। यस, 50। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹500 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account. यस, अगर कोई प्रोप्राइटर अमाउंट विड्रॉ करता है दैट इज ड्रॉइंग्स, तो हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस तो हुए ही नहीं थे, हमने अननेसेसरी डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दो। तो ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। रेंट पे करा था आपने, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दिया। रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट डेबिट होना चाहिए था, और जो बेचारे लैंडलॉर्ड को आपने डेबिट कर दिया, उसको क्या कर दो? क्रेडिट टू लैंडलॉर्ड। सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे करी थी, क्लर्क के अकाउंट में डाल दी, तो आप क्या कर दोगे? सैलरी आपका एक्सपेंस था, नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट। यस। 100 received from Shah and Company has been wrongly entered from Shaw and Company. शाह एंड कंपनी से मिले थे, शो एंड कंपनी में शो कर दिए। यस, आपने शो एंड कंपनी में शो कर दिए, तो क्या करोगे? आपने एंट्री पता है क्या कर दी? बैंक टू शो एंड कंपनी, और एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू शाह एंड कंपनी। तो अब आप क्या करोगे? इस वाले को डेबिट कर दूंगे, शो टू शाह। डन। 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। टाइपराइटर परचेज करा तो ऑफिस एक्सपेंस दिखा दिया, क्या एंट्री करेंगे? ऑफिस एक्सपेंस टू टाइपराइटर। ऑफिस एक्सपेंस दिखा दिया, सॉरी, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है।
ये था आपका नॉर्मल केस। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। करेक्ट द फ्लोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सेम क्वेश्चन आपको विदाउट सस्पेंस अकाउंट भी करना है, विद सस्पेंस अकाउंट भी करना है। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, क्या करेंगे? यस, क्रेडिट सेल्स। और अगर सस्पेंस अकाउंट बनाया होता तो क्या करते? यस वंशिका, हम क्या करेंगे? सस्पेंस टू सेल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बताना, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। कोई एंट्री नहीं करी, ग्रीन एंड कंपनी ने कुछ गुड्स रिटर्न करे थे, क्या एंट्री करेंगे? सब बताओ फटाफट। हाँ जी, तेजस, साक्षी, क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। यस, एंट्री नहीं करी ना, तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। क्या हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तब भी ये एंट्री होगी या कुछ डिफरेंट होगी? सेम या डिफरेंट? हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे थे, यस, सेम एंट्री होगी, क्योंकि आपने एंट्री ओमिट कर दी। एक साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, अभी मैंने बताया था ओमिशन। यस साक्षी, ओमिशन था। अगर आपको दोनों साइड इफेक्ट आ रहा है तो हम प्रॉपर जनरल एंट्री कर देंगे। थर्ड, गुड्स परचेज 250 हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। परचेजेस की एंट्री होती है आपकी परचेजेस टू कैश। आप परचेजेस टू सप्लायर, आपको सप्लायर को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया, क्या करेंगे? पहला केस बताओ, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। नहीं साक्षी, परचेजेस तो ठीक लिखा है आपने, सप्लायर के लेजर में जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको आपने डेबिट कर दिया। परचेजेस की कोई गलती नहीं है। सप्लायर जो क्रेडिट होना चाहिए था आपने वो डेबिट कर दिया, क्या करेंगे अब? सप्लायर को क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे? किस अमाउंट से करेंगे? इसको ना ऐसे स्टार मार्क कर लेना अपने नोट्स, अपनी बुक में, स्टडी मटेरियल में। सोचो, 250 से डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना था। यस साक्षी, 500 से एंट्री करेंगे। बीआरएस याद करो, ये आपका सप्लायर था, ठीक है? सप्लायर का जो बैलेंस था, एग्जाम्पल के लिए सप्लायर का बैलेंस था आपका ₹1000। नहीं साक्षी, एंट्री नहीं होगी, ₹1000 आपका अमाउंट था। आपको उसको क्या करना था? आपका क्रेडिटर था, सप्लायर मींस क्रेडिटर, आपको उसको 250 से क्रेडिट करना था, मतलब कि इंक्रीज 250 करके 1250 लेकर आना था। आपने डेबिट कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दिया। आपने कितना शो कर दिया? 750। तो अब आपको उसको करेक्ट करने के लिए ₹500 से क्रेडिट करना पड़ेगा। यस, 500 प्लस करना पड़ेगा। वंशिका समझ आया? तेजस? और इसके केस में कोई जर्नल एंट्री करने की नीड नहीं है। रीजन भी, परचेजेस तो आपका ठीक ही था ना, आपका सिंगल साइड इफेक्ट है, परचेजेस पे कुछ नहीं करना आपको। जो सप्लायर है सिर्फ और सिर्फ उसको क्रेडिट कर देना आपको 500 से। और अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे होते तो क्या एंट्री करते? सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे? सस्पेंस टू सप्लायर 500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है, ये चीज समझ आई? मतलब जिसका अकाउंट हम मेंटेन करना है, जो सिंगल साइड इफेक्ट है उसको कर दो और बैलेंस में डाल दो सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड रोज ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। फर्नीचर परचेज करा था, उसको परचेज डे बुक में डाल दिया, क्या करेंगे? फर्नीचर टू परचेजेस, सेम एंट्री इन केस ऑफ विदाउट सस्पेंस। यस, आपका विद और विदाउट सस्पेंस सेम एंट्री होगी फर्नीचर टू परचेजेस। Discount received from red and black ₹50 has not been entered in the discount column of cash book. सिर्फ डिस्काउंट कॉलम में शो नहीं करा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मतलब क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए?
क्रेडिट होना चाहिए। अगर आप सस्पेंस अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या करोगे? सोच के बताओ। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, इसकी एंट्री पता है क्या बनती है? रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीट। आपको मिला है रेड एंड ब्लैक से, डिस्काउंट रिसीट इनकम है। ठीक है। अब आपने ये एंट्री करी नहीं। कैश बुक तो आपकी जनरल एंट्री की तरह होती है ना, आपकी प्राइमरी बुक है, ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है। आपने उसी में एंट्री नहीं करी, मतलब ओमिशन है ये। तो आप करोगे रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। और अगर आप सस्पेंस अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो भी सेम एंट्री होगी, क्योंकि ये दो अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रहा है, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव। आपने एंट्री नहीं करी, ओमिशन है ये, कंप्लीट ओमिशन। तो आप करोगे रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री समझ आई? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, समझ आई या नहीं? तेजस आगे, साक्षी। सस्पेंस क्यों नहीं, सस्पेंस इसलिए नहीं करा साक्षी, क्योंकि ये ना आपकी एंट्री ओमिट हो गई थी। आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को कैश बुक में एंटर नहीं करा, मतलब एक बार भी अपनी बुक्स में एंटर नहीं करा ना। कैश बुक में तो आप ओरिजिनली एंट्री कर रहे हो, सबसे पहले आप कैश बुक में एंटर करते हो, कैश बुक मतलब ओरिजिनल एंट्री की बुक। ठीक है। आपने एंट्री नहीं करी, और आपकी एंट्री बननी चाहिए थी रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने जब एंट्री नहीं करी तो आपको तो पूरी की पूरी एंट्री करनी पड़ेगी ना। सस्पेंस पता है कब होता है? कि आपने एक साइड एंट्री ना करी हो। ये तो बोथ अकाउंट्स पे इफेक्ट आ रहा है ना, कोई बैलेंस है ही नहीं। सस्पेंस कब होता? कि आपने एक साइड एंट्री ना करी होती। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में तो डिस्काउंट अलग से शो होता है। आपने क्या करा, जर्नल एंट्री कर दी, आर एंड बी वाले अकाउंट में शो नहीं करा, एक अकाउंट में शो नहीं करा। तो हम क्या करते, आर एंड बी को डेबिट करते, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते। लेकिन यहाँ पे तो आपने ये ओरिजिनल एंट्री नहीं करी, इसलिए हमने ऐसा करा। समझ आया साक्षी? ओके डन। नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। आपने अलाउ करा है, मतलब डेबिट एक्सपेंस है। 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। इन दोनों में डिफरेंस समझ आया? ऊपर वाले में एंट्री नहीं करी थी, इसमें वो नीचे वाले में वही आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट ओमिट कर दिया था। यस, वन साइडेड है साक्षी। तो इसमें क्या करेंगे, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, यस डिस्काउंट अलाउड के बस डेबिट में लिख देंगे। और दूसरा आपको क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं करना। और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा? डिस्काउंट टू सस्पेंस, यस। डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट टू सस्पेंस। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जाम में हमें ये बोला हुआ है और हमें नहीं पता कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, या तो इन्होंने दोनों ऑप्शंस पूछे, तो आपके ऊपर है। आप सस्पेंस अकाउंट के साथ भी कर सकते हो, विदाउट सस्पेंस अकाउंट भी कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड सस्पेंस अकाउंट के साथ कर देना, क्योंकि जनरल एंट्रीज करनी ना अपने लिए ज्यादा इजी रहती है। ठीक है। और नीचे assumption डाल देना, वी हैव assumed that a suspense account is open for the अगर वंश का टाइम है तो बोथ कर दो, बट आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। एक लाइन का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, मतलब साक्षी? आप अच्छा कह रहे हो कि अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाओ और उसमें एक साइड एंट्री करके दिखा दो, वैसा? लाइक लेजर में टोटल्स शॉर्ट करके। आपको क्या करना है, मैं दिखाती हूँ आपको ना कैसे करना है। अगर आप विदाउट सस्पेंस अकाउंट कर रहे हो ना, जैसे ये फर्स्ट केस था,
तो उसमें क्या है, सिंस सेल्स बुक हैज बीन कास्टेड 100 शॉर्ट, सेल्स अकाउंट हैज बीन सिमिलरली क्रेडिटेड 100 शॉर्ट। हमें पता है सेल्स बुक कम है तो क्रेडिट कम हुआ होगा, तो द करेक्टिंग एंट्रीज टू क्रेडिट द सेल्स अकाउंट बाय 100 एज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक। आपको ये सब थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ इस थ्योरी से बचने के लिए ना आप चले जाना सस्पेंस अकाउंट वाले तरीके पे। ये कितना इजी है, सस्पेंस टू सेल्स। ठीक है, एजम्पशन डाला ना बस कि हमने एज्यूम करा कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है। डन। दोनों केसेस समझ आ गया आपको, विद सस्पेंस विदाउट सस्पेंस। ओके जी, अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं, फाइनल अकाउंट्स के बाद वाला। ये देखो, मिस्टर रॉय वर अनेबल टू एग्री द ट्रायल। वैसे भी गलत तो नहीं होगा ना, उसकी आदत हो गई कोचिंग में कैसे वाला, साक्षी अकाउंट बना के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको हैबिट वो है तो आप वो कर देना, लेकिन दोनों चीजें मत करना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज मेक श्योर करना कि अभी जैसे रिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक एमटीपी एक या दो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग दे के जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए ना फर्स्ट टाइम है, आप आईसीए का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम मैनेज कैसे करना है, 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना अपने आप में एक टास्क है, तो उसको अच्छे से एमटीपी को लिख के देखना। राइट। वन वी शुड डू, वंशिका एक बार सिलेबस जैसे रिवीजन हो जाए अपना 5-7 तक, उसके बाद आप देना एमटीपी। ठीक है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मिस्टर रॉय was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to P&L account of that year। आपको ना लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा था। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ऑल बुक्स एंड फाइंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अब देखो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपको रेक्टिफिकेशन आना चाहिए। आप पता चले जो क्लाइंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर रहा है, फिर भी रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 में बताऊं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 to 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, लेकिन रियल लाइफ में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीआरएस जरूरी नहीं है हर कंपनी बनाए, नहीं भी बन रहा। आपका डेप्रिसिएशन बेसिक चीज है, एक चीज पे इफेक्ट पड़ेगा ना, सिर्फ एसेट्स पे, लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पूरे अकाउंटिंग का बेस है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। रेक्टिफिकेशन नेसेसरी इन रियल लाइफ बिल्कुल होती है वंशिका। आपका जैसे हम लोग करते थे ना जब आर्टिकलशिप में, तो क्या होता था, लास्ट में अकाउंट्स है, अगर मैच नहीं कर रहे, लिटरली नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए कि ना हम क्या क्या मिस्टेक्स दे सकते हैं। हम नरेशंस पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज की, कुछ अमाउंट्स देखेंगे, बैलेंसेस देखेंगे, मैच करके देखेंगे, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ तो आपको इतना इजी करके देते हैं, आपको बता दिया परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, रियल लाइफ में थोड़ी ना पता होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए ना, सही अकाउंटिंग आती होगी तभी तो आप रेक्टिफाई कर पाओगे। आप भी फर्नीचर को परचेजेस में ही शो करते होंगे, तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। आपको तो पता होना चाहिए ना कि फर्नीचर को फर्नीचर में शो करना है, परचेजेस में नहीं करना। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर। परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000। बताओ सब लोग क्या एंट्री करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं हम। यस साक्षी, हम करेंगे स्कूटर या मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपने यहाँ पे स्कूटर टू कन्वीनियंस लिख दिया, चीज को समझना बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वंशिका समझो भी। अगर आपने स्कूटर टू कन्वीनियंस लिख दिया, नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं हम, लास्ट ईयर में तो आपको डिफरेंस मिला ही नहीं था, नेक्स्ट ईयर में अगर आपने कन्वेंस लिख दिया, तो मतलब कि ये आपका एक्सपेंस है, आपने अपने एक्सपेंस को कम कर दिया। हाँ, आफ्टर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं हम साक्षी, तो आप नेक्स्ट ईयर के P&L पे इसका इफेक्ट जाएगा। क्या आपको नेक्स्ट ईयर के P&L पे इसका इफेक्ट डालना चाहिए था, क्या ये इस साल से रिलेटेड कन्वेंस का एक्सपेंस है। नो। तो आपको इसका P&L पे भी अकाउंट इफेक्ट नहीं डालना चाहिए था, तो हम यहाँ पे कन्वेंस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको हम बाद में अलग से प्रायर पीरियड आइटम की तरह एडजस्ट करेंगे। ठीक है। आपको कोई भी चीज जो नॉमिनल अकाउंट्स है, इनकम या एक्सपेंसेस, उसको अफेक्ट करना ही नहीं, उसको छोड़ छेड़ना ही नहीं। परचेज परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। पिछले साल परचेजेस 10,000 से ज्यादा शो करेगी थी,
अगर मैं इस साल का परचेजेस क्रेडिट कर दूंगी तो वो तो इस साल में परचेज कम हो जाएगी ना, तो हम परचेजेस को क्रेडिट नहीं करेंगे वंशिका। अभी वही चीज बताई, अगर आप परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे तो मतलब आपने करंट ईयर की परचेजेस कम कर दी। हम करेंगे P&L। हम यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। यस, ये पता है कैसे आया सस्पेंस अकाउंट टू P&L एडजस्टमेंट? लास्ट ईयर जब आपकी परचेजेस ओवरकास्ट थी, ओवरकास्ट थी मतलब डेबिट बैलेंस ज्यादा था, ठीक है? इसको आपने नलीफाई करने के लिए क्या करा होगा? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा होगा। चीज को समझते जाना, लास्ट ईयर जब आपकी परचेजेस ओवरकास्ट थी मतलब आपने डेबिट बैलेंस ज्यादा शो कर रखा था, उसको नलीफाई करने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा होगा। इस साल आप क्या कर दोगे, जो आपने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर रखा था उसको आप कर दो डेबिट, सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। डन। थर्ड देखो, A credit purchase of goods from Mr. P of 2000 was entered as sale। आपने परचेजेस करी थी, उसको सेल्स दिखा रखा है मिस्टर पी से। मिस्टर पी की बुक्स में जो परचेजेस शो करनी थी वो आपने सेल्स कर दी। क्या करोगे? अगर आपने परचेजेस करी थी तो मिस्टर पी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, और आपने क्या कर रखा है? मिस्टर पी डेबिट। आपको मिस्टर पी को क्रेडिट करना था, आपने मिस्टर पी को डेबिट करा हुआ है, तो अब आप क्या कर दोगे? मिस्टर पी को क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट में क्या लिखोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चीज समझ आई? क्या एंट्री थी? अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹1000 2000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल। आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? नॉर्मली आप परचेजेस और सेल्स की एंट्री देखो, परचेज शो करनी थी आपको, परचेज टू मिस्टर पी। आपने शो पता है क्या कर दिया था? मिस्टर पी टू सेल्स, ठीक है? एक तो जो मिस्टर पी को आपको क्रेडिट करना चाहिए था वो आप क्रेडिट कर दो टू मिस्टर पी। अब दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे परचेजेस शो करनी चाहिए थी, ये करेक्ट वाली है, आपने शो कर दी सेल्स इनकरेक्ट वाली। इनको आपको करना है नलीफाई, और ये है P&L से रिलेटेड आइटम्स, आपकी नॉमिनल अकाउंट्स। तो आप यहाँ पे लिख दोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चीज समझ आई या नहीं? पी इसलिए आया क्योंकि आपने पी को, जो कि क्रेडिट होना चाहिए था, परचेजेस थी ना, क्रेडिट आना चाहिए था, क्रेडिटर बनाना चाहिए था, आपने गलती से डेटर बना दिया। तो डेटर को वापस क्रेडिटर बनाओगे या नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे। अमाउंट बताओ कितना आएगा? इसको भी अगेन स्टार मार्क कर लो अपनी बुक में। अमाउंट बताओ कितना आएगा? क्रेडिट करना चाहिए था, डेबिट कर दिया 2000 से, क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया 2000 से। यस वंशिका, 4000 आएगा बिल्कुल, क्योंकि आपका डबल इफेक्ट करना पड़ेगा। जो चीज आपको क्रेडिट करनी थी आपने डेबिट कर दी, पहले तो डेबिट से क्रेडिट पे ठीक आओ, फिर जो करना था वो करो। तो ये एंट्री होगी आपकी 4000 से, ठीक है? फोर्थ एंट्री, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। आपको कैश मिला था मिस्टर ए से, एंट्री कर दिया आपने मिस्टर बी में। क्या करेंगे? B to A। यस, आपको कैश टू ए करना था, आपने कर दी कैश टू बी। जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो B to A। यस। नेक्स्ट देखो, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। आपको इसको क्या करना था? क्रेडिट करना था, आपने कर दिया डेबिट। क्या करेंगे? यस वंशिका, बिल्कुल परफेक्ट, सस्पेंस टू मिस्टर सी। आपको सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा, सस्पेंस टू मिस्टर सी। और जो चीज आपको रिसीट फ्रॉम मिस्टर सी क्रेडिट करनी थी आपने डेबिट कर दी, तो डबल अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। डन। नेक्स्ट देखो,
500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज omitted टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। मिस्टर क्यू से ड्यू थे लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस में एंट्री नहीं करी, क्या एंट्री करोगे? ड्यू टू सस्पेंस, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। नहीं, वंशिका पीएनएल एडजस्टमेंट में नहीं जाएगा। पीएनएल एडजस्टमेंट में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जाता है, इसमें तो नॉमिनल की कोई बात ही नहीं है ना। omitted है, बताओ। आपने एक अमाउंट मिस्टर क्यू से ड्यू था, तो मिस्टर क्यू आपका डेटर था। डेटर वाला अमाउंट आपने ट्रायल बैलेंस में शो नहीं कर रखा, तो अब ट्रायल बैलेंस में उसको इंक्रीज कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स इंक्रीज कर दोगे, वो आपने शो नहीं कर रखे, टू सस्पेंस अकाउंट। ये चीज समझ आई? नेक्स्ट देखो, सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ₹4,2000 omitted टू बी रिकॉर्डेड। सेल्स आपने रिकॉर्ड नहीं करी। R2 P&L एडजस्टमेंट, ये साक्षी R2 सेल्स मत कर देना, सेल्स नहीं लिखनी है हमें, P&L एडजस्टमेंट से करना है। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेजेस वाज रॉन्गली पोस्टेड 2593। क्या करेंगे इसका? परचेजेस आपने ज्यादा शो कर दी। नहीं वंशिका, मिस्टर R2 सेल्स नहीं करना। ये आपको ना इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, डिफरेंस कितना है आपका? 198 का डिफरेंस आएगा। आपने रॉन्गली परचेजेस ज्यादा शो कर रखी थी, परचेजेस कम करनी है, मतलब कि पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, टू पीएनएल एडजस्टमेंट, और डेबिट क्या कर देंगे हम? सस्पेंस अकाउंट 198। ठीक है जी। अब यहां तक आपकी सारी एंट्रीज हो गई। अब दो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट समझना, दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज। आपका जितना भी पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस होगा, डेबिट मीन्स, अगर क्या बोल रहे हो वंशिका, पीएनएल प्रीवियस ईयर की एरर है तो पीएनएल से करना है नॉमिनल अकाउंट्स को। यस वंशिका, नॉमिनल अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर एरर्स हम पीएनएल एडजस्टमेंट से करेंगे। अब जितना भी आपका डिफरेंस आ रहा है पीएनएल एडजस्टमेंट का, ये हमने अकाउंट बना लिया। आपने देखा कि आपका बैलेंस क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो आपने उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देख लो, सस्पेंस अकाउंट का आपको कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसको भी आपने किस में डाल दिया? कैपिटल अकाउंट में। दोनों चीजों को आपने कैपिटल अकाउंट से, पता है क्यों एडजस्ट करा? क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कहाँ पे गया होता? कैपिटल अकाउंट में ना, प्रॉफिट लॉस भी तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, तो हमने उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर, दोनों अकाउंट्स क्लोज कर दिए। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको हम प्रायर पीरियड आइटम्स भी बोलते हैं, और सस्पेंस अकाउंट, दोनों को क्लोज करके किस में डाल दिया हमने? कैपिटल अकाउंट में। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? यस और नो? यस। तेजस? ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना आफ्टर फाइनल अकाउंट्स वाले, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। रीजन भी ये थोड़ा सा नया है, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन आप कर लेते हो, सस्पेंस अकाउंट वाला रेक्टिफिकेशन आप कर लोगे। हाँ जी वंशिका, इनमें प्रैक्टिस की नीड है, तो उसके क्वेश्चंस करना। स्टडी में जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे प्रैक्टिस करना। ये आप क्वेश्चंस देखोगे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हम्म, 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 हम्म। देखो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हो, हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, जब कमेंट्स टू मेक लिखा होता है ना, वहां पे आपको साथ साथ लिख के आना होता है, रीजंस लिख कर आओ कि क्या गलती हुई, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ये है नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ये फाइनल एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने तो आपको सारे ही हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूरा सॉल्व करके मेरे को फोटो भेजना, ठीक है। क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 4 की मेरे को पिक भेजना होमवर्क करने के बाद, क्योंकि आप लोग होमवर्क करना भूल जाते हो, तो अब से आप फोटो भेजना मेरे को, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स देख लो इसके। फर्स्ट देखो, द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच एरर्स आर डिटेक्टेड।
स्टेज पर डिपेंड करता है या नहीं करता? यस, बिल्कुल करता है। अभी हमने देखा कि अगर फाइनल अकाउंट्स के बाद होगा तो क्या होगा, पहले होगा तो क्या होगा, ट्रू। इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, पूरा का पूरा ओमिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा या नहीं करेगा? फॉल्स, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ना डेबिट करा ना क्रेडिट करा। When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is opened. आप ट्रायल बैलेंस बना चुके थे, उसके बाद पता चला तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? यस, बिल्कुल ट्रू, कैन बी ओपन। When purchase of an asset is treated as an expense, it is known as error of principle. आपने फर्नीचर परचेज करा, एसेट परचेज करा, उसको क्या एक्सपेंस शो कर दिया, प्रिंसिपल है या नहीं है? यस। आपको पता ही नहीं था कि फर्नीचर में शो करना है, तो ऑब्वियसली ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपको पता होना चाहिए था ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रायल बैलेंस एग्रीज इन केस ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स के केस में ट्रायल बैलेंस टैली होता है या नहीं होता? कंपनसेटिंग, यस, बिल्कुल होता है। वेन हाँ बिल्कुल नलीफाई हो जाता है साक्षी। वेन अमाउंट इज रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड इट इज नॉन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। रॉन्ग साइड पे शो करा है, प्रिंसिपल का एरर है ये। नो, कौन से वाला है? जल्दी बताओ। यस, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर शैल बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ओल्ड फर्नीचर परचेज करा आपने, उस पे कुछ रिपेयर्स करे, क्या हम उसको रिपेयर्स अकाउंट में दिखाते हैं? यस, हम इसको फोर से ये फर्नीचर अकाउंट में दिखाते हैं। आपको एक चीज याद है, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर? डेप्रिसिएशन में हम कभी कभी पढ़ते थे परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी एंड स्पेंट रुपीज 200 500 ऑन इट्स रिपेयर्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर करे तो फर्नीचर में शो करेंगे। रिपेयर्स, इंस्टॉलेशन, यस। एक बारी इस चीज को ना ध्यान से समझना, एक बारी वो फर्नीचर रेडी हो गया, आपकी इंटेंडेड कंडीशन में आ गया, आप यूज करने लगे, उसके बाद जो रिपेयर्स हो रहा है ना वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप उसको यूज करने की कंडीशन में लेकर आ रहे हो, तब जो रिपेयर्स हो रहे हैं वो कैपिटलाइज होंगे। ठीक है। P&L adjustment account is open to rectify the errors detected in the करंट अकाउंटिंग पीरियड। क्या करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम पीएनएल एडजस्टमेंट बनाते हैं या प्रीवियस ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर, यस, दैट इज फॉल्स। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, किस में शो करेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट साक्षी, ड्राइंग्स में शो करेंगे। भाई उसके घर का रेंट है ना, ऑफिस का बिल्डिंग वो रेंट थोड़ी ना है, तो हम इसको शो करेंगे ड्राइंग्स में। इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्या जरूरी है हम उसके लिए सस्पेंस अकाउंट से ही करें? नो, इट इज फॉल्स। ठीक है। तो आपको इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। डन। इसका एक तो क्वेश्चन नंबर 4, उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस करो ना, ट्राई करना फॉर्मेट में कर ही रही हो, मेरे को सबका पीडीएफ बना के भेज देना, हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है।